बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये रूटीन में तो नहीं हमारे पास लेक्चर जो इस तरह से चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्विक ट्रैक है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल वगैरह हैं तो उनके दरमियान उनको ज़ाहिर बात है ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो उसके लिए उस सिलसिले में मैंने ये एक छोटी सी शॉर्ट सी समझ ले के एक कोशिश की है कि जिसमें स्टूडेंट के लैंग्वेज के कंसेप्ट जो क्लियर किए जा सके वो क्लियर कर दिए जाएं। अब यहाँ पे ये है कि मैं ज़ाहिर बात है किसी एक एंगल से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायरेक्टली नहीं स्टार्ट होगी। उसकी वजह क्या है कि पहले क्लियर हो जाए उससे प्रीवियस पार्ट, फिर मैं स्टेप में तकरीबन 2 से 3 फाइलें बनेंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 100% इसके कंटेंट्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन ये है कि ग्रामर क्लियर हो जाएगी कि ग्रामेटिकल इसमें कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। आपको सेंटिक्स की गाइडलाइन बड़ी आसानी से और अच्छे से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको। इंक्लूड एस आईओस्ट्रीम। जिन बच्चों ने पहले से सी पढ़ी है उनके लिए तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो पहला पार्ट है फंक्शन तक, इस पार्ट के अंदर मैक्सिमम एरिया वही है जो कि उन्होंने सी में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक चेंज आ गई कि जो स्कैन एफ था उसकी रिप्लेसमेंट भी आ गई और जो प्रिंट एफ था उसकी भी रिप्लेसमेंट आ गई। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका दरमियान में गए बगए रेफरेंस देता रहूँ, लेकिन जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रीवियस वाले को डिस्कस नहीं करूँगा ताकि नए स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों इसकी वजह से। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाई वन एक स्टेटमेंट से शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हायर से हायर जितनी ग्रामर इस फाइल के अंदर अंदर कवर की जा सके। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितनी की चीज़ों की कवरेज जा सके। सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि परफॉर्म करके दूँ, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा होता है कि सिर्फ बात तो करते रहें, लेकिन वो ज़रा मुश्किल काम इस वजह से हो जाएगा कि स्टूडेंट के लिए परफॉर्म कैसे होता है। मैं कहूँ ये आउटपुट स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट है, तो वो उनके लिए मसला ये है कि उनको ये नहीं समझ आती आउटपुट क्या कह रहे हैं और इनपुट क्या क्या है। अब देखें जी, हमारे पास ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम क्या है, जैसे कैलकुलेटर में आप लोग क्लियर के लिए इस्तेमाल करते हो सी को, या मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें बटन में ऐसे होते हैं जो पहली जो भी आउटपुट आ चुकी हो उसको क्लियर कर देता है। तो ये भी जो पहले से प्रोग्राम रन हो तो आउटपुट स्क्रीन पे जो आउटपुट होंगी उनको क्लियर कर देगा, जबकि असल में हमारा जो इस वक्त टारगेट स्टेटमेंट है वो ये वाली होगी कि इसके अंदर जो भी आप इन डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो वही डिस्प्ले करेगा। स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कंट्रोल F9 के साथ इसको रन किया जाता है। तो ये देखें, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से थोड़ी सी चेंज कर दी जाए। मैं नाम चेंज कर दिया, तो आप देखें कि ये जेलम। अब देखें कि मैं इसका क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी क्लियर करूं। ये क्या कमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये है कि ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, लिखा रहेगा और एरर इसका कोई नहीं आएगा। अब रन करूँ ना, तो इससे पहले पहले मैंने जैसे पहले पाकिस्तान लिखा फिर जेलम लिखा, तो वो बड़ी आसानी के साथ उसने ऐसा किया कि उसको प्रिंट कर दिया। तो अब मैंने पंजाब लिख दिया, इसको क्या प्रिंट करना चाहिए पंजाब, लेकिन ये करेगा क्या। अब देखें, साथ जेलम भी लिखा हुआ है और पंजाब भी लिखा हुआ है। तो ये गलती हो गई किस वजह से कि असल में तो इसकी प्रोग्राम की आउटपुट सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आनी चाहिए, तो पंजाब की बजाय उसने ऐसा किया कि क्लियर स्क्रीन ना होने की वजह से प्रीवियस आउटपुट उधर ही सेव रखी। मैं ख़त्म करता हूँ इसको। अब देखें, इसको रन करके कंट्रोल F9 करते हैं, तो आप देखो कि ये चीज़ क्लियर हो गई। नीचे आते हैं हम लोग गेट सी एच की तरफ के, इसके क्या फंक्शन है। अब इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ ना, सिर्फ ब्लिंक करेगा, लेकिन ये समझ ले कि रन हो गया। ऑल्ट F5 करके तो इसकी आउटपुट भी देखी जा सकती है, नहीं तो ये सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप गेट सी एच को रहने दें, जब भी रन करेंगे तो वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे ले जाएगा। अब सिंगल ही हमें पंजाब मिल रहा है।
इसके अंदर हमारे पास एक दो चीज़ें हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा फोकस वाले पॉइंट नहीं कि एक लाइन पे हम लोग बैठे रहें। तो ये मेरे पास कुछ स्टैटिक आ गए, रन किया तो एज इट इज़ स्टैटिक को प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी इसके दरमियान ऐसा है कि यहाँ पे बैकस्लैश n लिख दिया जाए, सॉरी बैकस्लैश n, कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखें वो न्यू लाइन में आ गए। बैकस्लैश n जो है जी एस्केप सीक्वेंस है, जो जिसका काम क्या है कि न्यू लाइन में इसको ले जाना। हम लोग इस स्टेटमेंट का तो हमें क्लियरेंस हो गई कि ये किस लिए इस्तेमाल की जा रही है, आउटपुट के लिए। अब इनपुट के लिए तो उससे पहले पहले हमें वेरिएबल का पता होना चाहिए। तो वेरिएबल कितनी किस्म के इसमें नॉर्मली चल रहे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। इंटीजर क्या चीज़ है? इंटीजर INT एब्रीविएशन लिखा जाता है, साथ में लिख देता हूँ कोई a, इसके इक्वल है 100 के। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है 100, तो a को अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मीन के a की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कैसे लिखा है Cout और कोई कोर्स नहीं दिए। आप देखें कि इसको रन करता हूँ तो ये क्या कर देता है 100 प्रिंट कर दिया। इसके बाद ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक और वेरिएबल इधर ही डिक्लेयर किया जाए b के नाम से, और ये रेड लाइन इसलिए दे रहा है कि ये सेपरेटर नहीं यूज़ किया, कामा जिसे कहते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ 200। ठीक है, टोटल क्या हो गया 300। तो मैं कहता हूँ a किसके इक्वल है a प्लस b के। इसको क्या चाहिए कि दोनों चीज़ों को प्लस करके तो शो कर दे। ठीक हो गया जी। साथ में कहता हूँ कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो वो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि डबल एंगल फिर से लगाऊं, डबल कोट्स में जाऊं और यहाँ पे सम टोटल कुछ भी लिखना चाहूँ। ठीक है, वो चीज़ लिखी जा सकती है कोर्स के अंदर ही, उसको सेम वैसे ही है, उसी तरह से टर्मिनेट किया। रन करता हूँ तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, टोटल भी लिखा हुआ है और 300 भी। ये टोटल का L है, 1300 नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए आप देखें कंट्रोल F9। ठीक है जी। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ जी इधर ही एक ऐसा रख लिया जाए कि फ्लोट डिक्लेयर कर लें। फ्लोट C किसके इक्वल है 3.5, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो मैं कहता हूँ जी इसको भी ऐसा करे कि वो साथ ही प्रिंट करवा दिया जाए। एंड न्यू लाइन में एक दफ़ा फिर से Cout लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या करना है हमने C की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास आ गई है 3.5। तो इसको रन करने के बाद एक ही रो में कर देगा, लेकिन हमने इसको सेपरेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन तो बैकस्लैश n हमने पढ़ा, दूसरा C++ के अंदर हमारे पास एक और आ जाता है एंड L। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ये क्या करेगा कि उस पहली लाइन को एंड करके तो इसको न्यू लाइन में प्रिंटिंग करवा देगा। यहाँ तक क्लियरेंस हो गई। अब हम चलते हैं कि इसकी इनपुट कैसे की जाए। इनपुट हम किसको कहते हैं, तो 100 को ख़त्म करते हैं, वन बाई वन एक एक चीज़ को लेके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी सीन और यहाँ पे लिख दिया जाए a, कंट्रोल F9 करता हूँ। ये पहली वैल्यू मांग रहा है तो मैं इसको वैल्यू देता हूँ 2, तो बाकी तो वैल्यू उसके पास थी 202, क्योंकि b की वैल्यू जो थी वो क्या थी, पहले से फिक्स है 200। अब मैं b की वैल्यू भी ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा से आके चाहे तो एक ही लाइन में कर दूँ, चाहे उसको अलग से लाइन में इनपुट कर दिया जाए। ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टूडेंट जब लेवल पे थोड़ा सा हायर हो जाता है तो वो समझता है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। बेसिक इस वजह से क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हायर थोड़ी सी जाया जाए तो बेसिक पे बात की जाए वो फजूल सा काम लगता है। तो वहाँ पे फुली टेक्निकली जब चीज़ें टॉपिक डिस्कस होंगे तो फिर इन चीज़ों की बात नहीं होगी कि इनपुट किस तरह से होती है, आउटपुट किस तरह से होती है। तो बेसिक के लेक्चर के अंदर बेसिक का ही जिक्र हमेशा आना चाहिए। तो इसी चीज़ को अब मैं कहता हूँ कि ए और बी ये दोनों को रन करके देखते हैं कि इसकी इनपुट किस तरह से दी जाए। पहले की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 और दूसरे की वैल्यू दे देता हूँ 20। तो आप देखें 3.5 तो वो फ्लोट वैल्यू का आ रहा है। ठीक है जी,
उसके कोई मीन के ऐसा हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो जस्ट हम प्रिंटिंग उसमें सीख रहे थे तो उसको क्लिक करवाया कि ताकि प्रिंटिंग किस तरह से हो रही। अब यही चीज़ आप माइनस करना चाहो तो माइनस भी हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, आसान हल है कि मैं सारे ऑपरेशन, अगर वो कह देता कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आप आसान सी बात है हर एक के एंड पे ऐसा करें कि यहाँ पे आके तो एक साइन चेंज कर जाएं। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट का कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए कि कोई चीज़ लिख जाऊँ तो मैं एसयू भी लिख देता हूँ। इसके बाद अगली रो में फिर से वही पेस्ट करता हूँ और ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाऊँ। इसी तरह से डिवीजन, इसी तरह से मुख्तलिफ आप काम कर सकते हैं। तो मैं इसको ये मल्टीप्लाई MUL और इसके बाद हमारे पास आ गई डिवीजन का एरिया। तो ये जी हमारे पास डिवीजन आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। मैं डिवीजन पूरा नहीं डिव लिख रहा हूँ ताकि वो स्मॉल एरिया में हमारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आए। अब सी को प्रिंट करवाने की तो ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए और बी के साथ हैं। रन करते हैं, दो वैल्यूज़ हमने देनी है। मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ 100, दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 2। तो आप देखें कि पहले टोटल जो है 102 आ गया, सब्ट्रैक्ट होकर 98 आ गया और मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाता है, डिव करते हैं तो 50 हो जाता है। ठीक है, हमारा मेन केस सिंपल सा एक कैलकुलेटर टाइप की चीज़ तैयार हो गई। अब हमें इसमें मज़ीद फार्मूले रह जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि तमाम एक्सरसाइज एक में ही हल करके चला जाऊँ। मैंने कहा था कि मैं ग्रामर सिर्फ सिखा रहा हूँ, सिर्फ ग्रामर की हद तक। तो उसमें हमें ये सेंटेक्स क्लियर हो गया कि सी इन कैसे काम कर रहा है और सी आउट कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें सीखी। तीसरी चीज़ जो है वो है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। आगे इसी स्टेप को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ एल्स के एरिया में चला जाए। इफ एल्स में किस तरह से कि मैं लिखता हूँ कंडीशन, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि इसके अंदर दो वैल्यूज़ मीन के लिटरली हम बात करें ना बिल्कुल छोटे से लेवल पे, तो उसमें ये है कि दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन आएगा तो उनमें से कोई एक ट्रू हो जाएगी और उसके रिलेटेड कंडीशन जब ट्रू होती है तो उसका रिलेटेड ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। रन करके देखते हैं, इनके इम्प्लीमेंट करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। आप देखें इफ़ ए बड़ा है किससे, बी से, या ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करें, हमेशा ब्लॉक बना के काम करना चाहिए, इससे एरर आने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा ये है कि ये प्रोफेशनल वे यही कहता है कि हमें ब्लॉक बिल्ड करने चाहिए। तो मैं कहता हूँ ए इज़ मैक्स नंबर, और अगर ए को प्रिंट करवाना चाहूँ तो ए भी लिखा जाए। 1 बाई 1 ब्लॉक इंक्रीज करता जाऊँगा। कंट्रोल F9 करते हैं तो वो कहता है जी हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, तो मैं कर देता हूँ कि 100, दूसरी वैल्यू कर देता हूँ 20। तो पॉन ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है, वो कहता है ए इज़ मैक्स। दोबारा से इसी को रन करूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि और दूसरी वैल्यू जो है वो बड़ी कर देते हैं। तो अब देखें कुछ प्रिंट नहीं हुआ, किस वजह से कि उसकी एवेल्यूएशन में हमने कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं। इसके साथ ही अगर मैं ऐसा करता कि अगर जरी बात है दो कंडीशन है, ये नहीं तो दूसरे वाली आ जाएगी, तो हम ऐसा कर देते हैं कि एल्स कोड बिल्ड कर दिया जाए। एल्स कीवर्ड है कि अगर मज़ीद कोई चीज़ नहीं रह गई तो फिर हम कहते हैं कि और पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है, लास्ट वन जो कुछ भी हो। तो उसको आप ऐसा करते हैं कि प्रिंटिंग किसको करवा देते हैं, बी को। इसमें भी थोड़ा सा लिटरली मिस्टेक है, लेकिन पहले ये सीख लेना चाहिए, फिर मिस्टेक की तरफ हम जाते हैं कि क्या चीज़ें रन होने में वो किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। अब हमने ऐसा करना है कि जो इनपुट देनी है पहली जो है वो छोटी है और दूसरी बड़े वाली इनपुट है। तो अब इसको बी इज मैक्स करना चाहिए और 20 भी प्रिंट करवा दिया जाए। एक ऐसा है कि इसको फिर से मैं रन करता हूँ तो मैं कहता हूँ पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू भी 10 है। तो आप देखें कि वो कहता है बी इज मैक्स, हालांकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए इसका मतलब है कि हमें एक स्टेटमेंट की अभी ज़रूरत है। वो किस तरह से, इफ़ बी ग्रेटर देन ए, तो फिर क्या करें, बी इज मैक्स करें
और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। ठीक है जी। अब मैं फिर से एक दफ़ा रन करता हूँ, उस स्टेटमेंट की तरफ भी आता हूँ जो अभी बात हो रही थी कि दोनों इक्वल 10 और 10। अब देखें कोई आंसर नहीं आया, तो कौन सा आंसर अब आना चाहिए? अब एल्स पार्ट आप लिख सकते थे कि एल्स प्रिंट सी आउट ऑल इक्वल। अब बाज़ अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि क्विकली सारा कुछ किया जा रहा है किया जा रहा है, तो ये तो इतना बड़ा प्रोग्राम है। आप ये ना सोचें कि प्रोग्राम बड़ा होता जा रहा है, आप ये चीज़ देखें कि अगर आपको पहला ब्लॉक समझ नहीं आया तो रिवर्स करें, दोबारा से इसी वीडियो को देखें, स्टार्ट का एरिया सिर्फ देख के तो स्टॉप कर दें। ठीक है, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर रोक के आफ्टर 30 सेकंड आप दूसरा ब्लॉक बिल्डिंग चेक करते हैं, इसी तरह से अगला चेक करते हैं। आप देखोगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। रन करते हैं। आप देखें मैं कहता हूँ पहली इनपुट क्या दी है 11, दूसरी इनपुट क्या दी है 11, तो वो कहता है ऑल इक्वल, मीन के दो हैं तो दो ही सारी बात है इक्वल आ जाएंगे। अब हमें एक इफ़ और एक इफ एल्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है, यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन क्या सिर्फ इफ़ इतनी ही है? नहीं, इसके अलावा इफ़ के अंदर इफ एल्स अगर हमने लगाया है तो इसमें डिले एल्स का काम भी इसमें आ जाता है। डिले इफ एल्स उसको मैं थोड़ा सा लेट इसमें कवरेज आएगी, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें प्री हैं उसकी। जैसे इफ एल्स है तो इफ के अंदर सिंगल कंडीशन के साथ है, ये यही चीज़ें डबल कंडीशन के साथ भी हो सकती हैं। किस तरह से? मैं सिर्फ एक और इसमें इजाफा करूंगा तो फिर इस टॉपिक को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक रिव्यू के अंदर ना लेंथ नहीं होनी चाहिए लेक्चर की। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऐसा है कि एंड ए ग्रेटर देन सी। अब देखें कि ये ड्यूल कंडीशन में आ गया। हमारे पास ऑपरेटर आ गए एंड और नॉट के, तो उनमें एंड मैंने इस्तेमाल किया कि अगर ये ट्रू हो तो फिर हम कह सकें कि ए जो है वो ट्रू है। कहता है जी कोई एरर आ गया। किस तरह का एरर? किस वजह से है कि ये सी जो था हमने डिक्लेयर नहीं किया। जब भी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो डिक्लेरेशन एरर का लाजमन देगा। रन करते हैं दोबारा से, वही चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूँ जी पहली वैल्यू देते हैं 100, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू 3, तो ज़ाहिर बात है ए ही बड़ा है। ये लास्ट पे ऑल इक्वल क्यों एग्जीक्यूशन में आ रहा है? एक तो ये है कि सेव लाजमन कर देना चाहिए, इसके भी फ़ायदे होते हैं। दूसरा ये है कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ, इसको थोड़ी सी एक्सप्रेशन सारे कंप्लीट होने दें, ये एरर दूर हो जाएगा। एंड बी ग्रेटर देन सी, तो फिर क्या करें? बीज। अब यहाँ पे एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। ठीक है जी। क्या एल्स साथ लगाना ज़रूरी था? कतई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इसके बगैर भी काम चल सकता है और इसके साथ भी काम चल सकता है। तो यहाँ पे मैसेज चेंज करना है, अब हमने सी मैक्स कर देना, क्योंकि हम देख रहे थे कि डबल कंडीशन के अंदर किस तरह से होता है सी इज मैक्स नंबर, और यहाँ पे सी। ठीक हो गया जी। रन करते हैं। एरर कहीं पे मिस्टेक हो गई, कोई ब्रैकेट एक जो है मिसिंग है। किस तरह से? आप देखें कि पहले इफ़ की ये स्टार्टिंग ब्रैकेट तो लगाई है, तो एंडिंग ब्रैकेट भी लाजमन लगनी चाहिए। रन करते हैं, दोबारा से रन हो गया। मैं कहता हूँ जी पहली वैल्यू 10 थी, दूसरी वैल्यू 20 है, मीन कि 20 आ गई बी की, ए की 10 हो गई और सी की हम 30 कर लेते हैं। सी का मैसेज नहीं आया, देखते हैं जी किस वजह से नहीं आया। ये कहता है सी आउट सी इज मैक्स नंबर और सी आउट। फिर से रन कर लेते हैं। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। मर्जी है, गुस्सा वाला मामला आ गया बीच में थोड़ा सा। देखते हैं इसको।
चेक करते हैं कि क्या एरर है। बज़ाहिर कोड में कोई एरर नहीं, बाज़ अटैम्प्ट में इस तरह का काम सी का कंपाइलर कर जाता है और बाज़ दफ़ा बंदे से खुद भी गलती हो जाती है। इस तरह से मुझे यहाँ पे गलती हुई, ठीक है जी, या मेरा हाथ लग गया या कुछ ऐसा हुआ कि वो ऑपरेटर 2 अटैम्प्ट में आ गए। अब रन करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कोई काम नहीं होगा। पहले की वैल्यू 1 2, ये इसलिए 1 2 3 दे रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें सी इज़ मैक्स नंबर हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास सी का एरिया, यही चीज़ बाज़ अटैम्प्ट में हमारे पास एक नेस्टेड का भी काम आ जाता है। नेस्टेड का काम एल्स के साथ भी ये किया जा सकता है और नेस्टेड के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ किस तरह से काम करते हैं। जी मैं इसको कंडीशन वगैरह को सारे को एक दफ़ा रिमूव करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गमगीन किस्म की वो चीज़ें ना रहें। ऐसा करते हैं, इसको भी ख़त्म कर दिया। मैं ना इन वेरिएबल के नाम थोड़े से लॉजिकली रख देता हूँ ताकि आपके समझने में आसान हो जाए। कहता हूँ मैथ कामा कंप्यूटर कर लें, 2 वेरिएबल है और पहली इनपुट क्या है मैथ की और दूसरी इनपुट क्या है कंप्यूटर की, ठीक हो जो। अब हमने करना क्या था कि नेस्टेड इफ किस तरह से, नेस्टेड इफ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वो कहता है इफ़, ये मैं सिर्फ पहले ब्लॉक लिखता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि नेस्टेड कहते किस चीज़ को। तो आप देखें इफ़ और ये नेस्टेड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इस तरह से है कोई ब्लॉक। देखिए मैंने लिखा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि ये कंप्लीट नेस्टेड ब्लॉक। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। मैं कहता हूँ अगर मैथ में ग्रेटर देन 80 तो क्या करें, फिर चेक कर ले क्या चीज़, कंप्यूटर ग्रेटर देन, आप इक्वल भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर सिर्फ ग्रेटर लगाता तो फिर 81 से स्टार्ट हो जाना था। अब 80 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी ऐसा करते हैं कि 80 कर दिया जाए। अब वो कहता है कि पहला मैसेज तो ये है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सी आउट यूविन, हो सकता है कोई मुकाबला होता हो कुछ ऐसा है तो उसमें हो सकता है एडमिशन का हो। रन करते हैं, पहले की वैल्यू कितनी थी, हम कहते हैं जी 88, दूसरे की वैल्यू हम देते हैं 77, कोई मैसेज नहीं, किस वजह से, दोबारा से इधर ही देखें इसी को रन करके, पहले की वैल्यू आ गई 80, दूसरे की वैल्यू आ गई 90। तो आप देखें वो कहता है यू विन। असल में ये है कि हमारे पास पहला बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उसको उसने कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक की कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैसेज विन होगा, वरना ये हमारा एरिया उधर ही क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट रख लेते हैं सी आउट 50%, इनके जैसे होता है ना गेम्स वगैरह में मुख्तलिफ चीज़ों में वो कहता है जी 50% आपने टारगेट अचीव कर लिया। तो मैं रन करता हूँ इसको फिर से, तो आप देखें कि जैसे ही मैं 88 पहला दूँ दूसरा मैं 6 दे दूँ तो आप देखें कि वो कहता है 50% तो अचीव किया लेकिन वो विन नहीं कर सके। जब तक के दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो वो पॉसिबल नहीं है तो वो ऐसा कर दे, ठीक है 50% यू विन। अब 50% क्यों आया, क्योंकि पहली कंडीशन जैसे ही चेक होगी तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे ही दूसरे वाली चेक होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। अब मेरा ख्याल है कि इसमें फ़ाइल में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा की बिल्ड हो रही है। नेक्स्ट हमारी जो आ जाएगी वो है स्विच स्टेटमेंट और तीनों लूप्स आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। और फिर उसके बाद अगले अगले इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि कोई से दो टॉपिक को लेके चलूं और साथ साथ उन चीज़ों को अपलोड करता जाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।